बाहरी हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी लीला नायडू जानी मानी अभिनेत्री के बारे में। उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और रोचक प्रसंग और बातें लेकर आज फिर हाजिर हैं। स्वागत करती हूँ मैं ऋतु राजपूत अपने सभी श्रोताओं का, और मेरे साथ हैं विनीता हूँ मैं आपके इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में, जिसमें कि आज की हमारी कलाकार हैं लीला नायडू। उनकी फिल्मों के कुछ गीत आप तक पहुंचे, उनके जीवन की कुछ प्रसंग आप तक पहुंचे। विनीता, हमने शुरू में बताया था कि उनके जो माता पिता थे, चूंकि दोनों अलग अलग संस्कृति से आए थे, और इसीलिए शायद माता पिता ने उनको पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी थी कि जो चाहो तुम अपनाओ, जो तुम्हें बेहतर लगे, तुम्हारी दृष्टि में उचित हो वो मानो। तो इनका रुझान लीला नायडू का सूफीज्म की तरफ रहा। सूफियाना संगीत इन्हें बेहद पसंद था। अब चूंकि मुंबई में जन्मी थी, पेरिस और जिनेवा में अधिक समय तक रही थी। और इनके पिता की जब हम बात करते हैं, रमैया नायडू, वो परमाणु वैज्ञानिक थे और इनकी माता पत्रकार थी। तो एक और चीज जहन में आती जब हम लीला की बात करते हैं, सरोजिनी नायडू इनकी सबसे प्रिय आंटी होती थी, बहुत चाहती थी दोनों, और पारिवारिक मित्र थी। एक प्रसंग है अपनी आत्मकथा लीला अ पैचवर्क लाइफ में, ये एक किस्सा बयान करती हैं अपनी आत्मकथा में कि ये सरोजिनी आंटी के घर गईं और भूला भाई देसाई के घर सरोजिनी नायडू ठहरी हुई थी। और उन्होंने ये किया कि इनको एक चॉकलेट दी और ग्लैडियोलाइ के फूल दिए और कहा कि देखो पीछे के घर में जाओ, पीछे वाले हाउस में वहां पे मिकी माउस है और मिकी माउस को ये दे करके आओ। हाँ, क्या छोटी सी थी, शायद 8 या 10 साल की रही होंगी। मिकी माउस की बात हो रही है तो सुनिए, प्रसंग बहुत इंटरेस्टिंग है विनीता, आप चौंक के खड़ी हो जाएंगी कि मैं क्या बता रही हूँ। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, प्यारी सी फ्रॉक पहने हुए थी। सामने देखा कौन बैठे हैं, गांधी जी बैठे हुए थे। अरे, और ये बोली, अरे आप तो मिकी माउस नहीं हैं। हाउ स्वीट। आप तो मिकी माउस नहीं हैं। तो गांधी जी ने पूछा, हंसे पहले जोर से, तो फिर मैं कौन हूँ? तो वो बोले, आप तो गांधी जी हैं। वाह, क्या बात है, पहचान लिया। और गांधी जी मुस्कुराती। ये उनके लिए फूल लाई थी, तो बड़े प्यार से इनके फूल लिए और चॉकलेट का डिब्बा लिया और एक छोटी सी चॉकलेट निकाल के इनको भी दी, और गांधी जी भी एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के खाने लगे। और फिर ये बाहर निकली हंसती हुई और जोर से चिल्लाई, गांधी जी की जय। हाउ स्वीट, कितना बढ़िया। मतलब एक तो आप जिस तरीके से ये दास्तान गोई कर रही हैं मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो इस कार्यक्रम में बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता भी इन सब छोटी छोटी बातों को और इन वाकयातों को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जब हम लोग इसमें गाने का तड़का भी डालते हैं। जी हाँ, मैं समझ गई आप कह रही हैं कि रितु जी अब आप फिल्मों की तरफ लौट आइए। जी हाँ। तो उम्मीद 1971 में आई थी ना जी, लीला नायडू की ये फिल्म, और इसमें फिर अशोक कुमार उनके साथ थे और जॉय मुखर्जी हीरो थे। और हीरोइन कौन मुझे थी? पर्सनली जॉय मुखर्जी बहुत अच्छे लगते। और उनके साथ इस फिल्म में हीरोइन का रोल किया था नंदा ने। और अशोक कुमार पिता थे और उनकी पुत्री बनी थी जिसने रोल किया था वो लीला नायडू। और अशोक कुमार के पास ये पहुंचते हैं, यानी जो हीरो है गांव की पृष्ठभूमि का है, माँ के कहने पर इनके अशोक कुमार के पास जाता है। चूंकि अशोक कुमार को किसी जमाने में इनके पिता ने 500 रुपए दिए थे, तो वो लौटाने के लिए कि मैं उनको लौटाने जा रहा हूँ, मकसद था कि वहां बॉम्बे में कुछ काम मिलेगा। तो ये वहां पहुंचते हैं, अशोक कुमार के जरिए इनको काम भी मिल जाता है। लेकिन ये प्रभावित होते हैं नंदा से, जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी और सहनायिका थी लीला नायडू। तो दोनों में मोहब्बत हो जाती है और मन ही मन लीला नायडू भी इन्हें चाहने लगती है। और अशोक भी ये मानते हैं कि बहन का रिश्ता इतने अच्छे लड़के से हो जाएगा, और पारिवारिक मित्र भी थे दोनों के पिता, तो वो समझते हैं कि शायद हो जाएगी, लेकिन ये मना कर देते हैं। कश्मकश में पड़े होते हैं और मना कर देते हैं, तो लीला का दिल टूट जाता है। अशोक कुमार क्रोध में आते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई और ये कितना एहसान फरामोश है, इसका मतलब ये लालची था, ये पैसे की उम्मीद भी मेरे पास आया था। और इसलिए फिल्म का शीर्षक उम्मीद। तो हाँ, तो उसके चलते फिर कहानी 2-4 होती है और अंततः लीला नायडू को एहसास होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से चाहते हैं तो मैं क्यों जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं पा सकते। तो अपने पिता को मजबूर करती हैं। फिर जॉय का अच्छा रूप भी सामने आता है, तो लिहाजा अशोक कुमार दोनों की शादी करा
करा देते हैं और हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हैं लीला नायडू। तो बहुत प्यारी सी फिल्म थी और इसका जो गाना है मुझे इश्क है तुझी से ए मेरी जाने जिंदगानी, सुनेंगे आप? अरे क्यों ना सुने, हम भी सुनेंगे और हमारे तमाम श्रोता इस गाने को सुने और इसका लुत्फ उठाएं। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। बहुत प्यारा गीत सुनवाया विनीता ठाकुर आपने, आनंदित कर दिया, गदगद कर दिया। उम्मीद फिल्म अपने आप में चैलेंजिंग तो थी ही और उसमें जो लीला जी का रोल था, हालांकि बहुत ज्यादा उसमें उन्हें बोलना नहीं था, बहुत सारे डायलॉग्स भी उनके नहीं थे, बहुत कम फिल्म में बोली हैं, लेकिन जब जब वो स्क्रीन पर सामने आती हैं तो उनकी बोलती हुई आंखें और उनका चेहरा बहुत कुछ कहता प्रतीत होता है। क्योंकि उस फिल्म में जो जॉय मुखर्जी हैं वो प्यार तो करते हैं नंदा से, और जो जॉय मुखर्जी के बॉस हैं यानी अशोक कुमार, वो उनकी बेटी हैं लीला नायडू। लीला नायडू चाहती हैं जॉय को, लेकिन जॉय से कभी कह नहीं पाती। तो उसमें एक प्रसंग है विनीता, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंगर हैं उस पे नंदा, और रेडियो पर यानी आकाशवाणी पर वो गाना गाने गई हैं, और वो जो जॉय मुखर्जी हैं वो रेडियो पर उस गीत को सुन रहे हैं और उनके ठीक सामने बैठी हुई हैं लीला नायडू। उधर नंदा अपने मन की बात कह रही हैं गीत के माध्यम से, इधर खामोश रह के लीला नायडू सोच रही हैं कि वो अपने मन की बात कह रही हैं जॉय मुखर्जी से। और गीत भी बहुत प्यारा सा है, हमने चाहा मगर कह न पाए प्यार की दास्तां उनके आगे। बहुत प्यारा गीत है, सुना जाए, आइए सुनते हैं। हमने चाहा मगर कह न पाए प्यार की दास्तां उनके आगे,
शर्म आई, खुल न पाई ज़बां उनके आगे। हसरतें आरज़ूएं उमंगे, जाने किस राह पर जा रही थी। हसरतें आरज़ूएं उमंगे, जाने किस राह पर जा रही थी, जाने किस राह पर जा रही थी। उनको देखा तो मंजिल समझ कर रुक गया कारवां उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। फैला के कुछ मांगती है, अपनी तन्हाइयाँ उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल न पाई ज़बां उनके आगे। और इस ही फिल्म की एक बहुत खूबसूरत बात थी जी। संगीत तो रवि का था और गीत इस फिल्म के लिखे थे शकील बदायूं उन्हीं ने, लेकिन वो गीत मैं श्रोताओं को सुनवाऊंगी इस फिल्म का, उम्मीद फिल्म का, जो गाया था रवि ने स्वयं। तो पहले वो गीत सुन लिया जाए, मेरा दिल है प्यार का आशियां। और आप ये गीत सुनेंगी तो देखेंगे कि कितनी मधुर आवाज थी रवि के पास। देखिए, बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स और म्यूजिशियंस लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फिर लिरिक्स तक ही सीमित नहीं होते थे, वो गाते भी बढ़िया थे। जैसे मदन मोहन जी की जब हम बात करते हैं तो माई कितना प्यारा माई, एक ही गाना तो उनका मुझे लगता है मैं कासी कहूँ पीर अपनी जिया की, क्या गाया है, कितनी बार भी आप सुनेंगे, बहुत दिल से गाया। तो इस फिल्म के इस गीत को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा दिल है प्यार का आशियां, यहाँ जी तो लूंगा करार से।
मेरा दिल है प्यार का आशियाँ, यहाँ जी तो लूँगा करार से, मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियाँ। मैं जहाँ में किसका करूँ गिला, है मेरा नसीब ही बेवफा, मैं जहाँ में किसका करूँ गिला, है मेरा नसीब ही बेवफा, है मेरा नसीब ही बेवफा, वही मुझसे रहते हैं बदगुमा, जिन्हें देखता हूँ मैं प्यार से, मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियाँ। है अजीब सी, मुझे गम मिला न खुशी मिली, मेरी जिंदगी है अजीब सी, मुझे गम मिला न खुशी मिली, मुझे गम मिला न खुशी मिली, कभी हंस दिया कभी रो दिया, मैं लिपट के दामने यार से, मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियाँ। यही मेरे दिल की है आरज़ू, के हो आँखों आँखों में गुफ्तगू, यही मेरे दिल की है आरज़ू, के हो आँखों आँखों में गुफ्तगू, के हो आँखों आँखों में गुफ्तगू, मेरा दर्द काश वो जान ले, कभी मेरे दिल की पुकार से, मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियाँ, यहाँ जी तो दूंगा करार से, मेरा दिल है प्यार का आशियाँ। बाहर ही हमको ढूंढेगी, ये कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की विविधता में अब समा रहे हैं कुछ और रंग। विविध भारती नए अंदाज में दिन भर के नियमित कार्यक्रमों के अलावा अब रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में आपको सुनने को मिलेंगे दिल में उतरते सदाबहार नगमे, कल भी आज भी। मैं शायर तो नहीं,
साहित्य की महान कृतियों पर रेडियो नाट्य वाचन, तारों तले जिंदगी, हर लम्हा तेरे साथ, डुएट गीतों की सुपरहिट फुलझड़ी, एक ही शीर्षक पर बेमिसाल गानों की सौगात, रस रंग, एक ही कलाकार से जुड़े अनमोल गानों का अनमोल गुलदस्ता, गीत जो मन भाए। फिर छिड़ी रात बात भक्ति की रस गंगा, अध्यात्म की पावन भोर, आनंद लोक। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हर रोज रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती की यादगार सौगात, गोल्डन आवर्स। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर। स्वागत है एक बार फिर से विविध भारती पर श्रोताओं। ये समय है गोल्डन आवर्स का और खास करके इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बहारी हमको ढूंढेंगी और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत। हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत जानी मानी अभिनेत्री लीला नायडू के बारे में और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रही हैं विनीता हूँ मैं आपके इस खास पेशकश में। आज हम उनको याद कर रहे हैं और 1960s में अलग ही उन्होंने एक मुकाम पाया था और बहुत लोग पसंद करते थे। और हम लोगों ने तो खैर बहुत बाद में उनकी फिल्में देखी, त्रिकाल देखी, लेकिन पुरानी फिल्में जब आप देखने बैठते हैं तो लीला नायडू की फिल्मों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और आज के दौर में भी चाहे हम आबरू की बात करें, उम्मीद की बात करें, अनुराधा की बात करें, त्रिकाल की बात करें या हाउस होल्डर की बात करें, ये अपनी छाप आज भी छोड़ती हैं जब हम फिल्में देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि लीला नायडू के व्यक्तित्व की एक बहुत खूबसूरत बात ये भी थी कि जिससे मिलती थी वो इनसे बार बार मिलना चाहता था। दिलीप कुमार इनके मित्र थे, राज कपूर से इनकी मित्रता थी, सुनील दत्त से बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी। वो तो फिल्म से ही पता चलता है। फिल्म से। और एक मैं आपको बताऊं, जब ये 1955 में भारत जब लौटी तो डॉक्टर बलिगा के यहाँ ये रुकी और उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक मित्र की शादी है तो आप साथ चलेंगी क्या? ऑफ कोर्स चलेंगे। तो बोले क्या पहनेंगी? आप साड़ी पहनिए, साड़ी में आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन्होंने एक नारंगी बनारसी साड़ी पहनी और बालों का जूड़ा बनाया और जूड़े में फूल। कार से उतरी तो पता चला किसकी शादी है, वो फिल्मी शादी थी जी। और दरवाजे पर इनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे पृथ्वीराज और राज कपूर। शादी किसकी थी? शम्मी कपूर। वाह, मतलब आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि हमने लीला नायडू को तो याद किया लेकिन शम्मी साहब भी याद आ गए जी। तो उनकी शादी गीता बाली से हो रही थी। और जैसे ही राज ने इन्हें देखा, वो तो सौंदर्य के बहुत जबरदस्त प्रशंसक रहे, उनकी फिल्मों से भी ये अंदाजा होता है, तो तुरंत पूछा भाई ये कौन है? तो उन्हें बताया कि भाई दिल्ली से आई हैं। उस दौर में दिल्ली में रहा करती थी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि कहीं मिलना हो, लोगों से बात करनी हो, सोशल भी थी, सामाजिक इनका जो आचरण था वो भी बेहद आकर्षक था और लोगों को प्रभावित करने वाला था। और अब कुछ और आगे बढ़े विनीता, इससे पहले क्यों ना एक गीत हम और सुनवा दें जी। और वो गीत भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। शुरुआत हमने की थी टाइटल सॉन्ग से, ये रास्ते हैं प्यार के, जो लीला नायडू की फिल्म थी। उसी फिल्म का एक और गीत है, बहुत प्यारा गीत है और वो सुनाया नहीं था पिछली कड़ियों में हमने, तो इस कड़ी में उससे अछूता नहीं रहने देंगे श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं। रफी साहब की आवाज से गीत बहुत प्यारा है, तुम जिस पे नजर डालो। जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज।
महफिल का खुदा हाफिज। उठ जाओ जो महफिल से, महफिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। कातिल की खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या। हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज। हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। कातिल की खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है। अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज। अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। कातिल की खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। बात जब इनकी फिल्मों की करते हैं तो गाइड भी मुझे याद आती है। गाइड में भी लीला को लिए जाने की बात बन की थी। जगह। हाँ, लेकिन चूंकि वो नृत्यांगना पर फोकस्ड थी इनके फिल्म, डांस के मूव्स, डांस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये नहीं थी, और खास करके भारतीय नृत्य में क्लासिकल, हाँ। तो उस फिल्म में ये फिर नहीं हो पाई। और एक और फिल्म की अगर हम बात करें उसकी भी चर्चा ना होगी तो लोगों को लगेगा कि हमने छोड़ दी। बागी फिल्म थी जी। 1964 में आई थी, और एक तरह से ये कहें कि ये इनकी लास्ट मूवी थी। लीड एक्ट्रेस का रोल इन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर के फिल्में कम की, लेकिन हर फिल्म में विनीता लीला ये बताती रही कि मैं हूँ और मैं हूँ लीला नायडू। बिल्कुल उनकी प्रेजेंस इतनी अलग हुआ करती थी कि अपनी छाप वो छोड़ ही देती थी। उनके अपीयरेंस को ही नहीं, सिर्फ उनके बोलने के स्टाइल को सब कोई उस वक्त इमिटेट करते थे, और एक क्रेज सा उनका बना हुआ था। और दूसरी जो उनकी जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस जो थी उस वक्त, उनके जो स्टाइल्स थे वो बहुत ज्यादा ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थे। हेयर डूज थे, बहुत बुफो बनता था, चेहरे में भी बहुत मेकअप, आई लैशेस, बहुत स्टाइल। लेकिन इनकी जो सिंप्लिसिटी थी जी, वो ही इनकी खासियत थी, क्योंकि किसी को भी एक सिंपल स्टाइल कॉपी करना आसान लगता है निस्बत की आप पूरी तरीके से हीरोइनों की तरह सज जाएं। ये हीरोइन थी जरूर, लेकिन हीरोइनों की तरह रहती नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विनीता, बातें हम कर रहे हैं और जानकारी भी श्रोताओं तक पहुंच ही रही है, लेकिन चूंकि कहीं कहीं संगीत का अभाव खटकता है, तो मैं फिर से आपको ले चलती हूँ संगीत की दुनिया में। और फिल्म थी उम्मीद। हालांकि गीत सीधे सीधे लीला नायडू पर नहीं फिल्माया गया है, लेकिन इस पे चूंकि हर कहानी में कहीं ना कहीं हास्य का पुट भी रहता है, हास्य के कलाकार भी होते हैं, तो वो भी कहानी कहीं ना कहीं चलती रहती है दूसरे पात्रों के माध्यम से। तो वो पात्र हैं आगा, और उन पर एक गीत फिल्माया गया था, आजा मेरी जान। बहुत प्यारा गाना है, और उनका साथ दे रही हैं
रफी साहब का इस गीत में उषा मंगेशकर। तो श्रोताओं, अब अधिक देर ना करते हुए सीधे गीत आपके लिए। आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। आँखों से जादू जगा, होठों से मस्ती लुटा है। आँखों से जादू जगा, होठों से मस्ती लुटा। तेरी तरह हो सनम हम तो नहीं बेवफा, लग जा गले से के दिल बेकरार है। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जाने इश्क की आंखें नहीं ऐसे ना डर दिल रुबा, आशिकी नजरों का क्या एतबार है। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम, ओए तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम। बात खुशामद भरी खूब समझते हैं हम, कुछ भी कहे तू मुझे तुझसे प्यार है। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज कभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। बातें चल रही हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। ऋतु जी हमारे साथ हैं और मैं यहाँ बैठकर उनको सुन रही हूँ और आप हम सबको सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये आप जो मेरा हौसला बढ़ाती है ना विनीता जी, बीच बीच में, सिर्फ मैं ही हूँ और आप मेरा हौसला कितना बढ़ा देती है जब आप हमसे कहती हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बैठे, फिर तो मजा ही आ जाता है मुझे। विनीता, ये जो छोटी छोटी आप चुटकियां लेती है ना जी, बीच में, हाँ। वो कार्यक्रम में रंग भर देती है। चलिए, आपको नहीं पता श्रोता आपको कितना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत चाहते हैं और मैं भी श्रोताओं को बहुत चाहती हूँ। जाहिर है जब वो हमें चाहेंगे तो ये परस्पर प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा और प्रेम की गंगा बहती रहेगी। बात कर रहे थे चर्चित अभिनेत्री
लीला नायडू के बारे में। अब हम इनकी उस फिल्म की बात करेंगे जो आपने देखी थी, हाउस होल्डर। देखिए ना, आप बात कर रही थी राज कपूर, शम्मी कपूर की शादी, लेकिन मौका इन्हें मिला शशि कपूर के साथ जी। तो द यंगेस्ट कपूर, यंगेस्ट ब्रदर तीनों में। और शशि कपूर के साथ जो फिल्म थी वो अंग्रेजी में थी जी, द हाउस होल्डर। और इसमें जेम्स आइवरी का डायरेक्शन था और इसमें रूथ झाबवाला ने लिखा था इस फिल्म को। और उनकी बहुत सारी, मर्चेंट आइवरी, ये दोनों ने बहुत सीरीज, बहुत सारी फिल्में बनाई। शेक्सपियर वाला के बैनर के तहत भी बहुत सारी फिल्में बनी। लेकिन इन सारी फिल्मों की खासियत यही थी कि ये इंडियन पृष्ठभूमि होती थी, लेकिन कैरेक्टर्स अंग्रेजी में बात करते थे और बिल्कुल ही नॉर्मल अंग्रेजी। इसमें कोई ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला नहीं होता था जो दूसरों को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आए। अब आप देखिए, हाउस होल्डर की हम बात अगर कर रहे हैं तो इसमें शशि कपूर और ये पति पत्नी हैं, एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जैसे होते हैं, और वो हमेशा ही कोई ना कोई किसी न किसी बात से अपनी पत्नी से जब वो परेशान हो जाए, वो अपनी माँ को बुला ले, माँ से बातें करे। और ये जिस तरीके से तुनक के बात करती थी, मुझे एक सीन तो फिल्म का बहुत ही मजेदार लगा था कि जब ये बताती हैं कि उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो शशि कपूर थोड़े परेशान से हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रियलाइज करते हैं कि भाई ये उनकी पत्नी है और ये नाराज सी हो जाती है, तो बहुत मिन्नत करते हैं, कुछ खा लो, कुछ खा लो। लेकिन ये तुनक के जिस तरीके से वो लेट जाती हैं अपने बेड पर जाकर, और ये बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ खा लो खा लो। फिर वो कहते हैं अच्छा मैं किचन से कुछ, जैसे वो किचन की ओर जाते हैं, ये बेड से यूं उठती है और उठ के खिड़की से इतने जोर से हल्ला करती है, डेयर नॉट टच माई किचन। इतना बढ़िया लगा था ना, क्योंकि देखिए वो अपना किचन है उनका जी। अच्छा, इस फिल्म की जब हम बात करते हैं ना, हाउस होल्डर की, आपको ताज्जुब होगा कि सत्यजीत रे ने इस फिल्म में अपना पूरा क्रू दिया था। टेक्नीशियंस दिए थे और एडिटिंग भी इस फिल्म की थी उन्होंने। और इस फिल्म को लिखा था मशहूर महिला उपन्यासकार रूथ झाबवाला। हाँ, झाबवाला ने आपने जिक्र किया। और एक और चीज थी कि इसी फिल्म में जब सत्यजीत रे ने इनका अभिनय देखा तो इन्होंने एक फैसला किया लीला को लेकर एक फिल्म बनाने का, और फिल्म का टाइटल दिया था दुजरने। लेकिन बाद में वो फिल्म बनी नहीं, तो सत्यजीत रे ने ये सोचा कि क्यों ना मैं लीला को लेकर के एक फिल्म बनाऊं, क्योंकि वो बहुत हसीन तो थी ही, और फिल्म का नाम भी सोच लिया था द जर्नी। और इसमें बतौर हीरो पता है किसको लेने वाले थे? आपने गॉडफादर देखी है? मार्लन ब्रांडो। क्या क्या अदाकार है भाई, क्या अभिनेता है वो, मैं क्या बताऊं। मतलब गॉडफादर आप जितनी बार देखो, बार बार आपको रोमांचित करती है। उसके कितने हिंदी रीमेक्स बने, कितने बने, धर्मात्मा जी, लेकिन गॉडफादर तो गॉडफादर है। बहरहाल वो फिल्म बन नहीं पाई और उसमें शशि कपूर भी लिए जाने वाले थे, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। श्रोताओं, बातचीत और भी आगे बढ़ती रहेगी, जानकारी और भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि और कुछ आपसे कहा जाए, एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि हम फिर बता दें आपको कि हाउस होल्ड में चूंकि गीत नहीं थे, तो एक गीत इनकी और जो दूसरी फिल्म है उससे मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। आबरू की बात करती हूँ। आबरू का बहुत अलग अंदाज का गीत है जी। हमने कहानी आपको बताई थी पिछली कड़ियों में, दीपक और विम्मी एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन शादी विम्मी की कहीं और हो जाती है। दीपक का दिल टूट जाता है और टूटे हुए दिल से जो वो गीत गा रहे हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, आपको पसंद आएगा। ये दिल नहीं है, आइए सुनते हैं। ये दिल नहीं है कि जिसके सहारे जीते हैं, लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते हैं, ये दिल नहीं है। छुपाया लाख मगर इश्क है नहीं छुपता, छुपाया लाख मगर इश्क है नहीं छुपता, ये अश्क आँख में आया हुआ नहीं रुकता,
लगती है, के आग लगती है जब आंसुओं को पीते हैं। लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते हैं, ये दिल नहीं है। कभी करार न आएगा हमको जीने से, कभी करार न आएगा हमको जीने से। इलाज जहर का होता है, जहर पीने से, के सर पे मौत का, के सर पे मौत का साया है, फिर भी जीते हैं। लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते हैं, ये दिल नहीं है कि जिसके सहारे जीते हैं, ये दिल नहीं है कि जिसके सहारे जीते हैं। और अब उस फिल्म की चर्चा करेंगे जो बहुत ही चर्चा में रही और कई पुरस्कारों से नवाजी गई। 1985 में आई थी श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल। आपने देखी? देखिए, मैंने ये फिल्म देखी और एक से एक कलाकार, मतलब समानांतर सिनेमा के जितने भी कलाकार हो सकते हैं सभी थे, वो सभी इसमें है ना? चाहे आप जयंत कृपलानी की बात करें, नीना गुप्ता की बात करें, अनीता कंवर की बात करें, नसीरुद्दीन शाह की बात करें, के रैना की बात करें, कुणाल कपूर की बात करें, अली की बात करें, इतने सारे चरित्र थे और लीला नायडू सब पर हावी रही। बिल्कुल। तो पहले आपसे कुछ जाने इस फिल्म के बारे में। देखिए, मुझे इस फिल्म में लीला नायडू ही नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि जैसी वो 1960s में लगा करती थी, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं लगी। हल्का सा उन्होंने वेट गेन किया था और बाल बस ऐसा लग रहा था जैसे मेकअप से उन्होंने ग्रे कर लिए हैं, बस इतना ही फर्क लग रहा था। बोलने का स्टाइल उनका बिल्कुल ही नहीं बदला इस फिल्म में भी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इनका। और अपने पति को खोने के बाद जिस तरीके से उनसे बात करने की जो लालसा थी, जो एक उत्कंठा थी, उसमें वो बहुत ये जो आपने उत्कंठा शब्द का प्रयोग किया, मैं इससे अभिभूत हो गई हूँ जी। तो और आप क्या चाह रही है कि मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये जो शब्द है मैंने किनसे सीखा है? तो भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बता दूं कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जब मैं बोलती हूँ तो मैं ऋतु जी को इसलिए देखती हूँ क्योंकि बस उन्हीं से लिया गया है। विनीता जी, फिर मैं यही कहूंगी श्रोताओं की ये इनका बड़प्पन है, ये जो हर बात का श्रेय मुझे दे देती हैं, ऐसा है नहीं वैसे। तो त्रिकाल की बात हम कर रहे थे, और चूंकि गोवन संस्कृति पे, पुर्तगाली संस्कृति पर ये फिल्म बेस्ड थी, तो उसमें जो कॉस्ट्यूम थे विनीता, हम देखते हैं कि इसमें पूरी तरह से न्याय किया है, पूरा न्याय किया गया है सबा जैदी ने, और नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। बिल्कुल, लोकेशन। और 1986 की इस फिल्म में बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो सीन, जैसा कि आपको याद होगा, नसीरुद्दीन शाह वापस लौट रहे हैं गोवा, और बहुत बरसों के बाद लौट रहे हैं, कार में बैठे हैं और देख रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं कि कैसे कैसे बदल गया पूरा, एक उस जमाने से कई सालों के अंतराल में क्या से क्या हो गया। और फिर वो कहानी जो घटती है कि एक महिला का पति मरता है और वो ये मानने से इनकार कर देती है कि मेरा पति मर चुका है। वो बिल्कुल, वो जो सीन है ना विनीता, आपको याद होगा, प्लांचेट वाला, जो आत्मा को बुलाने वाला सीन। नहीं, उससे पहले जब वो, उनकी जो बेटी है अनीता कंवर जो रोल कर रही है, वो आके बताती हैं कि अब पापा नहीं रहे हैं, मतलब उनका इंतकाल हो गया है।
तो ये ग्रामोफोन सुन रही हैं अपनी चेयर पे बैठी हुई और धीरे धीरे चेयर हिल रही है, और इनकी जो मेड है, जो नीना गुप्ता रोल जिसका कर रही हैं, वो जैसे ही गीत खत्म होता है वो बार बार कहती है इसको फिर से लगा दो, फिर से लगा दो, सुनती नहीं है उसकी बातें। और नीचे सब लोग रो रहे हैं, विलाप हो रहा है क्योंकि उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनको विदा करना है। तो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करती है अनीता कंवर, जो कि उनकी बेटी हैं, वो कहते हैं कि माँ उठो। वो सीन मैं चाहूंगी कि 2 या 3 ही डायलॉग्स हैं वहां पे लीला के, लेकिन उसको हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें तो शायद वो एहसास कर सकें कि हम किस चरित्र की बात कर रहे हैं। जी, तो आइए सुनते हैं इस डायलॉग को, और इस पूरे सीन का आपको एक आभास सा हो जाएगा कि इस फिल्म में इस वक्त क्या हो रहा था। कौन कहता है वो मर गई? जब भी मेरा भी जलाना होता है यूं मरने का नाटक करते हैं। सब कुछ तैयार हो चुका है, बंद करो अपना रोना धोना। जब देखो आंसू बहाने लगती है, पता नहीं गंदी आदत कहाँ से बच्चे की ऊपर दे वहाँ माँ के छूटने लगते छोटी सी बात पर। मामा मामा सब कुछ तैयार है, सबके सारे गाँव वाले गधे जमीन में गाने से बड़े मुकाबले जल्दी से भूल जाए कि जन्मेश को कौन थे। रुक तुझे चला इसे। जैसा कि आपने डायलॉग सुना, वो जब ये मानती नहीं कि मेरे पति मर गए हैं तो वो क्या करती हैं कि रात में अपनी मेड को अपने पास बुलाती हैं और कुछ ऐसी क्रिया करती हैं कि आत्मा आए और उनसे वो बात करें। तो जब वो आत्मा को पुकार रही होती हैं तो कोई और आत्मा आ जाती है। तो मारिया का इन्होंने इसमें कैरेक्टर किया है, मारिया सोरेस का। तो उनके पति की जगह कुलभूषण खरबंदा एक चरित्र है इसमें, जो कि महाराज हैं जी, वो चले आते हैं। वो भी अजीब सा कैरेक्टर, बहुत मजे का सीन है। तो वो जो बिल्कुल रोमांचित करता है वो दृश्य आपको, और वो आवाजें, तो वो सीन भी एक झलक देते हैं क्या? अरे मुझे तो बहुत मजा आया था। वो एक बिल्कुल अलग सा सीन था, और ये सब मेरा ख्याल है हम इसका पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे श्याम बेनेगल साहब को, जिन्होंने इतनी बारीकी से इसको ट्रीटमेंट दिया इस सीन को। और उसी वक्त जैसे ही वो अवतरित होते हैं कुलभूषण खरबंदा, हमारी जो नीना गुप्ता है, जो अब तक पूरी तरह से चीख रही थी और माहौल को एकदम नॉइजी बना दिया था, वो शांत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल भूत निकल जाता है। हाँ चलिए इस भूत निकलने वाले सीन को अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तुम लौट, तुम्हें मरिया बुला रही है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। तू बोलो, मैं हूँ मरिया। सब लोग कहते हैं तुम्हें भूल जाओ, कैसे भूल जाओ। क्या कहा? कितने ढेर सारे सवाल रहेंगे, तुम क्यों बीच में सब शोक में मनाना चाहती? अल्लाह की मर्जी की बड़ी फिक्र है। तुम क्या कहते हो? जैसा कि आपने डायलॉग सुना, श्रोताओ, त्रिकाल फिल्म जैसा कि हमने कहा 1985 में आई, और त्रिकाल यानी 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों को समाहित करती हुई ये फिल्म एक तरह से भूतकाल भी प्रारंभ होती है कि भूतकाल में यानी पास्ट में क्या हुआ, और वर्णित करते हैं नसीरुद्दीन शाह, और कहानी है गोवन परिवार की। और इस कहानी के जितने भी चरित्र हैं
अपने आप में बहुत सारे संघर्ष और अंतर्द्वंद्वों से जूझते नजर आते हैं। श्याम बेनेगल की जितनी भी फिल्में आई हैं, माइलस्टोन कहें और बेमिसाल फिल्में कहें, लेकिन त्रिकाल में जो प्लॉट है, जिसे कहना चाहिए, जो पूरा संरचना है, वो आपको बार बार कहीं हैरान करती है, चौंकाती है। जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल बोल्ड विषय वस्तु भी कई जगह पर कही जा सकती है। तो इस फिल्म के बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे स्टेप्स लेने में एक डायरेक्टर को बहुत कुछ दांव पे लगाना होता है, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल फिल्म बनाते हैं तो आपके पास एक ऐसा श्रोता वर्ग होता है, ऐसा दर्शक वर्ग होता है जो उन फिल्मों को देखता ही देखता है। लेकिन जब आप त्रिकाल जैसी फिल्म बनाते हैं, इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि और भी एक फिल्म आई थी मंडी, तो जैसे मंडी आई, तो जी मंडी में भी तकरीबन सारे ऐसे महान कलाकार थे। शबाना थी, स्मिता थी, और वैसे ही सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे, पंकज कपूर थे। तो आप उन कलाकारों की जो अभिव्यक्ति, उनकी जो एक्टिंग टैलेंट है, उससे तो होते ही है रूबरू। उसमें सोनी राजदान बड़ी और स्मिता पाटिल चूंकि बहुत कम उम्र की दिखाई दी है, तो बहुत असर छोड़ती हैं दर्शकों पर। सोनी राजदान तो इस फिल्म में भी थी। जी, तो हम फिर से लौट आते हैं त्रिकाल की तरफ, और 2 अवार्ड्स से नवाजी गई फिल्म। और इस फिल्म ने एक तरह से बहुत सारे सवाल, बहुत सारी विचारधाराओं को श्रोताओं के सामने रखा, और दर्शक बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत रियल सा लग रहा था ये फिल्म। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये एक फिक्शन का रिजल्ट है, ये पूरी तरह से रियल हुई, इससे पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म की जो कास्टिंग हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट, और वो चरित्र एक्टिंग नहीं कर रहे, वो जीवन को जी रहे हैं, वो जीवन को जी रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे अभिनेत्री लीला नायडू के बारे में, और इस फिल्म में जो लीला ने चरित्र निभाया है, मुझे लगता है उससे शब्दों की परिधि में समाना अभिनेता शायद संभव नहीं है। अद्भुत अभिनय किया है उन्होंने, और वो जो पीड़ा है, वो जो कसक है, विरह की, वियोग की जो वेदना है, वो बहुत खूबसूरती के साथ व्यक्त हुई है। श्रोताओं, बातचीत और भी आगे बढ़ती रहेगी, जानकारी और भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन इससे पहले और कुछ आपसे कहा जाए, एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि हम फिर बता दें आपको कि त्रिकाल और हाउस होल्ड में चूंकि गीत नहीं थे, तो एक गीत इनकी और जो दूसरी फिल्म है उससे मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। आइए सुनते हैं। आँखों के उजाले, मेरी राहत मेरे भाई, मेरे भाई। मेरी आँखों के उजाले, मेरी राहत मेरे भाई, मेरे भाई। मेरी उम्मीद के तारे, मेरी किस्मत मेरे भाई, मेरे भाई। तड़प रही है मोहब्बत मेरी तुम्हारे लिए, कि बेपनाह थी उल्फत मेरी तुम्हारे लिए। सुनेगा कौन मेरा गम, किसे सुनाएगा, बिना तुम्हारे लहू किसका जोश खाएगा। किसी का दर्द जो ले वो जिगर नहीं मिलता, कि हर शय मिलती है भाई मगर नहीं मिलता, भाई मगर नहीं मिलता। मेरी बाहों के सहारे, मेरी हिम्मत
चाहत मेरे भाई, मेरे भाई। तुम्हें कलेजे लगाने ये बाहें तरसेंगी, चलेंगी ठंडी हवाएं तो आहें बरसेंगी। चमन उदास रहेगा, बहार रोएगी, तुम्हें न पाके खुशी बेकरार रोएगी। किसी का भाई जुदा हो कभी खुदा न करे, नसीब इतना बुरा हो कभी खुदा न करे, कभी खुदा न करे। मेरी जान से मुझे प्यारे, मेरी चाहत मेरे भाई, मेरे भाई। मेरी आंखों के उजाले, मेरी राहत मेरे भाई, मेरे भाई। विनीता, आप जानती हैं कि लीला नायडू के जीवन के बहुत सारे पक्षों पर हमने बात की जी। और उनकी शादी के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। 90 के दशक की अगर मैं बात करूं, 90 के दशक के बीच में उनकी शादी लगभग टूटने की कगार पे थी और कारण भी शायद प्रेम की अतिशयता रहा होगा। डॉम ने किसी महिला की प्रशंसा में बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी थी और इत्तेफाक से वो लीला नायडू के हाथ लग गई थी। वो बहुत परेशान हुई, उनका मन बड़ा क्षुब्ध हुआ और अंततः शादी टूट गई। और इस शादी के टूटने का उनके पूरे जीवन पर मैं कहूँ कि बहुत ही बुरा असर हुआ। वजन एकदम आधा रह गया और कुछ ही दिनों में आप ताज्जुब करेंगी विनीता कि 6 महीने के भीतर उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। इतना एलिगेंटली रहने वाली, इतने ढंग से कपड़ों को पहनने वाली लीला नायडू, आपको बेहद ताज्जुब होगा कि अंतिम दिनों में सिर्फ एक सूती गाउन पहने रहा करती थी और सजना संवरना उन्होंने लगभग बंद कर दिया था। जी। कुलाबा के एक छोटे से पुराने फ्लैट में रहा करती थी तन्हा, और जहां उनके जो केयरटेकर थे सेल्वम उनके लिए खाना पकाया करते थे। लेकिन दुखद पक्ष ये रहा श्रोताओं कि उन्होंने बेहद ड्रिंक करना शुरू कर दिया, सिगरेट का सेवन भी करने लगी और हर वक्त उनके हाथ में एक बड़ा सा कांच का मग रहता था और वो जो भी ड्रिंक लेती थी उसे दवा का नाम दिया करती थी कि मैं अपनी दवा ले रही हूँ। जी। तो कहने की बात ये कि कितनी वर्सटाइल एक्टर और कितना विविधायामी उनका व्यक्तित्व और कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन एक और बात मैं अपने श्रोताओं से जरूर शेयर करना चाहूंगी और वो ये कि इन हालात में भी वो घर की साज सज्जा में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। जी। रजा की बेहद महंगी आकर्षक पेंटिंग उनके कमरे की शान हुआ करती थी। एक बहुत बड़ा सा पुराना पियानो जिसके ऊपर जिद्दू कृष्णमूर्ति की तस्वीर वो रखा करती थी। और हाँ, एक चीज और बताती चलूं, मैंने शुरू में भी कहा था विनीता जब हम लोग बातचीत कर रहे थे जी कि वो पढ़ने की बेहद शौकीन थी और शायद एक यही कारण था कि डॉम से उनकी शादी हुई थी और इतनी शौकीन थी कि उनकी जो बुक शेल्फ्स थी उनमें भरपूर कविताएं, हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफीज और यहाँ तक कि पुरानी कला की जो पत्रिकाओं के जो अंक हुआ करते थे वो उनके शेल्फ में रहा करते थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वो अपनी किताबों को
ताजा रखने के लिए क्या करती थी जानना चाहोगी? वो हमेशा बुकमार्क नीम की पत्ती से लगाया करती थी और इसके पीछे तर्क ये देती थी कि उनकी किताबें भी ताजा रहेंगी और कीड़ों से बची रहेंगी। वाह। तो बातचीत का सिलसिला श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा। बहुत रोचक जानकारी मैं आपको यूं ही देती रहूंगी और मेरी साथी विनीता भी मेरे साथ बनी रहेंगी। फिलहाल इस मोड़ पर मैं आपको उनकी फिल्म अनुराधा का वो गीत सुनवाना चाहूंगी। आपको याद होगा कि प्रारंभ में हमने कुछ गीत सुनवाए थे अनुराधा फिल्म के, और एक गीत हमने आपको नहीं सुनवाया था जिस गीत को देखकर उस फिल्म के हीरो बलराज साहिनी उन पर मोहित हो जाते हैं जी। और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। समाल बेला, बहुत ही प्यारा गीत, और इसमें लीला नायडू ने इतना मोहक नृत्य किया है, फूलों से श्रृंगार किया हुआ है, और सीढ़ियों से उतरती हुई जब वो आती हैं राजा और रानी के सामने और नृत्य प्रस्तुत करती हैं तो सचमुच दृष्टि ठगी से रह जाती है। तो आइए पहले उस गीत को सुन लेते हैं। जी। समाल बेला दिन है मिलन के, गीत लेके आए देखो मीत मेरे मन के। समाल बेला दिन है मिलन के, गीत लेके आए देखो मीत मेरे मन के। समाल बेला पिया पिया गाए दिया नाचे मन मोरा, पिया पिया गाए दिया नाचे मन मोरा। मेरी उनकी जोड़ी जैसे चांद और चकोरा, नैनों में छुपाए फिरूं सपने काजल के। समाल बेला दिन है मिलन के, गीत लेके आए देखो मीत मेरे मन के। समाल बेला जिन्हें मैंने दिल दिया वो भी रहे मेरे, जिन्हें मैंने दिल दिया वो भी रहे मेरे। मन में मनाऊं मैं सांझ और सवेरे, जीते जीना टूटेंगे ये बंधन जीवन के। समाल बेला दिन है मिलन के, गीत लेके आए देखो मीत मेरे मन के। समाल बेला जैसे उनके अच्छे दिन फिर से लौट आए, मालिक ऐसे सबकी सुने सबके दिन लौट आए। मालिक ऐसे सबकी सुने सबके दिन लौट आए, सबके दिन लौट आए, सबके दिन लौट आए, सबके दिन लौट आए। तो बातें चल रही थी विनीता जी लीला नायडू जी के व्यक्तित्व के बारे में। 1965 में विनीता मशहूर फिल्म डायरेक्टर डेविड लीन ने कहा था कि लीला नायडू एक मेथड एक्ट्रेस हैं। अच्छा, वो मेथड एक्ट्रेस थी। पूरी तरह से जिसे गुणा भाग करते हैं ना, हाँ। कि इतना करना है तो बस इससे न ज्यादा ना इससे न कम। तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलना किसी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी बात है, और एक ऐसे डायरेक्टर से जो खुद अपने आप में पारंगत है। और जब हम इनके जीवन दर्शन की अगर बात करें लीला नायडू के, तो ये पूरी तरह से जिद्दू मूर्ति से, जो कि जाने माने जय कृष्णमूर्ति, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रही। और शायद यही कारण था कि इनके जीवन में भी कहीं कहीं दार्शनिकता का पुट हमें मिलता है, दिखाई देता है। और अब हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। जितने भी उस दौर के बड़े नामी गिरामी लोग हुआ करते थे, वो सभी अधिकांशतः
उनके पारिवारिक मित्र थे, चाहे वो डेविड लीन हो, सत्यजीत रे हो, सलमान रुश्दी हो, या फिर इंग्रिड बर्गमैन हो, या फिर मैं बात करूं JRD टाटा हो। पारिवारिक मित्र थे और खाने पीने के सभी शौकीन थे, लेकिन लीला विशेष रूप से फ्रेंच खाने की शौकीन थी। और जानते हैं उनके मित्र उन्हें क्या कहा करते थे? उनके मित्र उन्हें लियू कहकर पुकारते थे। वाह, सुना आपने? कितना प्यारा नाम है, लियू। और इसके अलावा हम अगर उनके मैनरिज्म की बात करें, उनकी व्यवहार कुशलता की बात करें, तो मैं आपको बताऊं कि वो अकेले में भी जम्हाई नहीं लेती थी, कि ये सुंदरता के यानी एस्थेटिक सेंस के खिलाफ है। इतनी प्यारी बात है जी। तो बहुत सारे आयामों को जीती हुई हमारी लीला नायडू जीवन से दो चार होती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी दिनों के जब हम इनकी बात करते हैं तो ये बहुत बीमार रहीं, लंग्स की इन्हें प्रॉब्लम रही, काफी अरसे तक बीमार रहीं। हालांकि बाद में जब इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया तो भी कुछ ना कुछ ये चीजें करती रहीं। जैसे 80 के दशक की मैं अगर बात करूं तो ये रामनाथ गोयनका की कम्युनिकेशन मैनेजर रहीं, और लगभग 80 के दशक की ये बात है संभवतः। एक और मुझे प्रसंग याद आता है, JRD टाटा जो कि मशहूर उद्योगपति रहे, उनके अनुरोध पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। अच्छा। और आप विषय पूछेंगी क्या था? अरे बिल्कुल जानना चाहेंगे। विषय ये था कि हवाई जहाज में वॉशरूम यानी टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करें, और ये बड़ा लोकप्रिय हुई थी। ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन इसने लोगों पर बहुत ज्यादा असर छोड़ा था, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। तो कुल मिलाकर के उनका पूरा जीवन बड़ा अनूठा रहा, लेकिन आखिरी दिनों में उनके पास पैसे की बेहद कमी हो गई। यहाँ तक कि एक ही घर में छोटे छोटे 3-4 कमरे थे, बगल के कमरे में उन्हें पेइंग गेस्ट को रखना पड़ा, और घर से बाहर निकलना एक तरह से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो ये एकाकीपन शायद बहुत ज्यादा था, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया से कट गईं, सबसे अलग थलग पड़ गईं। लेकिन क्या लीना का बहुआयामी व्यक्तित्व भुलाया जा सकता है श्रोताओं? शायद नहीं। और श्रोताओं, इससे पहले कि अब आपसे विदा ले ली जाए, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है, मैं वो गीत अगर आपको नहीं सुनवाऊंगी जो बहुत 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 ही प्यारा गीत है, पंडित रविशंकर का संगीत है, उसमें शैलेंद्र की रचना है, लता जी की आवाज है, और फिल्म का नाम है अनुराधा। सांवरे सांवरे। तो इस गीत के साथ विनीता विदा लेना चाहेंगे। सावरे
और अब इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए श्रोताओं, अगली कड़ी में कुछ और रोचक प्रसंगों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ, किसी नई अन्य शख्सियत के बारे में हम लेकर के आएंगे आपके लिए। बस सुनते रहिएगा प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेंगी। नमस्कार। हमारा जिक्र भी हो